हेलो, आई एम शेल और आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं इकोलॉजी का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, लास्ट डे ऑफ क्रैश कोर्स एंड सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ क्रैश कोर्स एंड इकोलॉजी का भी ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। ओके, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी दैट इज वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कितने टाइप की लाइफ है अर्थ में। ठीक है, तो मतलब सिंपल एक लाइन में वैरायटी ऑफ लाइफ, कितने विभिन्न प्रकार के जीवन अर्थ में है, दैट इज दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब बायोडाइवर्सिटी को हमने बिल्कुल सिंपल इसमें समझा है। अब बायोडाइवर्सिटी की जब हम मेनली बात करते हैं तो हम एक जेनेटिक लेवल पर देखते हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब कई लेवल पर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। यदि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर स्टार्ट करें तो मॉलिक्यूल्स से लेकर के सेल से लेकर के हर लेवल में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। बट हम यहाँ जो स्टडी करेंगे वो 3 लेवल्स स्टडी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन और यही, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल से आप स्टार्ट करो तो बिल्कुल ऑर्गेनिज्म लेवल, सब लेवल तक आपको इस डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लेकिन और बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी टर्म जो हमने यूज़ करना शुरू किया है वो इनकी एडवर्ड विल्सन की देन थी। उन्होंने इसके लिए डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने सिर्फ 3 के लिए नहीं बोला, इन्होंने मतलब हर एक लेवल पर जो डाइवर्सिटी होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर मिलने वाली डाइवर्सिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज़ किया था। हम यहाँ पर जो डाइवर्सिटी यूज़ करेंगे, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी यूज़ करते हैं, देन एक स्पीशीज डाइवर्सिटी यूज़ करेंगे और एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यूज़ करेंगे। तो जब जेनेटिक डाइवर्सिटी यूज़ करते हैं तो एक ही स्पीशीज़ के अंदर, एक सिंगल स्पीशीज़ के अंदर जो उनकी डिफरेंट स्ट्रेन या वैरायटी मिलती है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करेंगे। सिंगल स्पीशीज़ के अंदर उनमें ड्यू टू डिफरेंस इन जीन्स जो डाइवर्सिटी बनती है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, जब हम फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलेंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी अमंग स्पीशीज स्टडी करेंगे। जब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ सिंगल स्पीशीज, एक स्पीशीज है उसकी जो डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट वेराइटीज़ हैं उनकी स्टडी जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब क्योंकि उनके जीन्स में कुछ डिफरेंस है, दैट्स वाई। अभी हम पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी को ही देखते हैं। तो हमने देखा, हमें मतलब हम अभी कई लेवल पर डाइवर्सिटी है, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज 3 लेवल्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। द जेनेटिक वेरिएशन शो बाय द मेडिसिनल प्लांट राउवुल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, इससे हम रेसरपाइन ऑब्टेन करते हैं और रेसरपाइन जो है हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो यदि हम इस मतलब इतनी सारी इसकी स्ट्रेंथ्स या वैरायटी देखने को मिलती है राउवुल्फिया वोमिटोरिया की, तो मतलब किसी प्लांट से जो हम रेसरपाइन ऑब्टेन करते हैं वो कम पोटेंट होता है, उसमें कम पावर होता, पोटेंट होते या पोटेंट दैट मतलब कम स्ट्रॉन्ग होता है, और कुछ और स्ट्रेंथ से ऑब्टेन करते हैं तो उसकी स्ट्रॉन्ग या उसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि उनके जीन्स में डिफरेंस है, दैट्स वाई कोई स्ट्रेन जो है क्वाइट स्ट्रॉन्ग रेसरपाइन प्रोड्यूस कर रही है, जबकि कुछ जो है वीक रेसरपाइन, मतलब उस रेसरपाइन की पोटेंशियलिटी या स्ट्रॉन्गनेस जो है वीक है। तो क्योंकि उनके जेनेटिक लेवल में ये डिफरेंस या डाइवर्सिटी या वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडिया इज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। ये सारे डेटाज आपको यहाँ डेटाज का बहुत सारा काम है। ठीक है, 50,000 राइस की स्ट्रेन देखने को मिल रही है और मैंगो की 1000 वेराइटीज हमें देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंट वेराइटी या डिफरेंट स्ट्रेन किसके कारण देखने को मिल रही है, क्योंकि जो राइस जो स्पीशीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इतनी वेराइटीज़ या इतनी स्ट्रेन्स हमें देखने को मिल रही हैं। ओके, फिर इसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, यानी हम जैसे एक जीनस की कई सारी स्पीशीज देख रहे हैं, 10 स्पीशीज देख रहे हैं, तो उनमें मतलब एक जीनस में 10 स्पीशीज हैं, तो स्पीशीज के बीच मिलने वाली डाइवर्सिटी को हमने स्पीशीज डाइवर्सिटी कहा। The diversity at the species level, for example, the Western Ghat have a greater amphibian species diversity
देन द ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो जो फ्रॉग है, एम्फीबियंस, टोटल ओवरऑल एम्फीबियंस का बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम डेक्कन प्लेट्यू देखते हैं, इंडिया का नीचे वाला पोर्शन जो है, ठीक है, साउथ वाला पोर्शन जो है, इस साइड जो है, ठीक है, इस साइड अरेबियन सी है, दैट इज ये वेस्ट है, और ये मतलब इस साइड वेस्ट है, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, इस साइड ईस्ट है। तो वेस्टर्न साइड पे जो, इस साइड पे जो हिल्स हैं, काफ़ी हाई हिल्स हैं, अप टू 1200 मीटर ऊंचे हिल्स हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये वेस्टर्न घाट हुआ और ये ईस्टर्न घाट हुआ। यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो कम हाइट की है, 600 तक की है, और जबकि यहाँ 1200 तक की हमें देखने को मिलती है, काफ़ी ऊंचे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्फीबिया की ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसके एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। यही बोल रहे हैं, द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज, बहुत सारी एम्फीबिया की बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती है, जबकि ईस्टर्न घाट में कम देखने को मिलती है। ओके, तो वेस्टर्न घाट का ये एक डेटा दिया हुआ है कि यहाँ पर 140 मैमल स्पीशीज है, 260 रेप्टाइल स्पीशीज हैं, दैट इज 510 बर्ड स्पीशीज हैं। तो इस तरीके से वेस्टर्न घाट की बायोडाइवर्सिटी का एक एस्टीमेट दे रहा है ये। देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यदि इंडिया में बस देखें तो हमें डेजर्ट भी देखने को मिल रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिल रहा है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं एट इको सिस्टम के लेवल पर एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के, कितने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिल रहे हैं, वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स भी हैं, कोरल रीफ भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, एस्चुरीज भी हैं, अल्पाइन मेडोज भी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, जबकि यदि हम एज कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर रीजन, तो यही बोल रहा है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री के कंपैरिजन, जैसे जो नॉर्वे है, यूरोप है, उन वहाँ देखें तो वहाँ इतने सारे इकोसिस्टम हमें देखने को नहीं मिलते हैं जितने कि हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनका लोकेशन जो है वो इक्वेटर के पास है, ठीक है। ये चीज़ें हम ये लैटिट्यूडनल ग्रेडेशन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। ओके, तो ये थी 3 टाइप की डाइवर्सिटी, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ स्पीशीज, डिफरेंस इन जीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी को का कारण होता है। देन हमने देखा स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देन हम यदि अब एक जनरल बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन बिगाड़ने में कोई टाइम नहीं लगता। यही हो रहा है कि एक स्पीशीज़ के इवोल्यूशन में यदि नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक स्पीशीज़ इवोल्यूशन वाली कॉन्सेप्ट नहीं लाना कि हमने डीडीटी स्प्रे करके बहुत सारे डीडीटी रेजिस्टेंट इंसेक्ट बना दिए, वो कॉन्सेप्ट रहने देना। यदि नेचुरल स्पेशिएशन हो रहा है जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, मतलब नेचुरल स्पेशिएशन या नेचुरली स्पीशीज़ का बनना हो रहा है, तो ये क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस होती है, हज़ारों सालों में कंप्लीट होती है। लेकिन स्पीशीज़ को यदि गायब करना है तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इतनी सारी जो आज हम देखते हैं, जिसमें से 1.7 से 1.8 मिलियन को रिकॉर्ड किया जा चुका है, ठीक है। तो ये जो हम जितनी भी जान रहे हैं, इतनी स्पीशीज को बनने में बहुत टाइम लगा है, बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 century इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज लूजेस कंटिन्यू, ठीक है, लॉसेस कंटिन्यू। यदि हम जितनी तेजी से अभी हम स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, तो बनने में तो हज़ारों साल लग गए, लेकिन 200 साल के अंदर हम इनमें से आधी से अधिक को लूज कर जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। मतलब अब सभी को समझ में आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है, तो इसके लिए, इसको बचाने के लिए सभी कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें हम अर्थ समिट और ये सब देखेंगे, ठीक है। देन हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, ठीक है। अब यदि हम जो रिकॉर्डेड है, जिनको लिस्टिंग की जा चुकी है, उसका अमाउंट, जस्ट मिनट, ओके। सो सिंपल सा है, दैट इज, अब अभी तक जितनी भी स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं, लिस्टिंग की गई हैं, वो सम 1.5 मिलियन के करीब हैं, ठीक है। और
ये माना जा रहा है कि अर्थ में जितनी स्पीशीज प्रेजेंट है वो उसका सिर्फ 22% है। तो यदि हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो यानी एक्चुअली हमने मतलब लिस्टिंग की है, हमने जिनको जाना है उनका नंबर 1.5 मिलियन है। हम इसको हमेशा 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच बोलते हैं। तो ठीक है, जिनकी लिस्टिंग हुई है दैट इज यही है कि हम इसको भी देखते हैं। बट एक्चुअली जो अर्थ में प्रेजेंट है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज वो समथिंग 7 मिलियन है। ये स्टैटिस्टिकल डेटाज और मतलब जो भी प्रोसीजर है उससे फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी या वॉट एवर जो भी कुछ भी है उससे फाइंड आउट ये होता है कि क्या जो एक्चुअल हमने अभी बहुत सिर्फ 22% को ही समझा है और जाना है। अभी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल जिन्हें हमें डिस्कवर करना है, जिनके बारे में हमें जानना है। तो आप सोच लो कितनी लंबी प्रोसेस होगी ये। ओके, तो यही है, सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड वी नो हाउ मेनी स्पीशीज इन all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on earth। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमने जितने को जाना है, लेकिन ये बहुत एक ही मुश्किल टफ चीज़ है हमारे लिए कि एक्चुअली कितनी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, यही एक रेड डेटा बुक देते हैं जो 1963 से स्टार्ट हुआ था। जो वो रेड डेटा बुक जो है वो ये बताती है कि कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट मतलब कितनी स्पीशीज जो हैं एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, कितनी गायब हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये याद रख लीजिए 1963 से रेड डेटा बुक में ये पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द IUCN, और IUCN का जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, that is the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million। ठीक है, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described। estimate एक गैस है, लेकिन जो एक रिलायबल गैस है जो भी स्टैटिकल अप्रोच के साथ लिया गया है वो रॉबर्ट मे ने दिया हुआ है कि अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज जो है अर्थ में प्रेजेंट होनी चाहिए। देन यही चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ का कहना है कि 20 से 50 मिलियन है, जबकि रॉबर्ट मे ने ये दिस इज द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो 7 मिलियन का 22% जो होता है 1.5 मिलियन होता है। ओके, तो केवल 22% स्पीशीज को हमने अभी लिस्ट किया है, जबकि बहुत सारी स्पीशीज अभी डिस्कवर होनी बची हुई हैं। Some interesting aspect about earth biodiversity based on the currently available species in inventories। ठीक है, लिस्टिंग जो भी हुई है, अब अभी जितनी भी स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं उनमें 70% जो है एनिमल स्पीशीज हैं। ओके, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल, और 22% जो है वो प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स में अब यहाँ पर एक चीज़ है, एक क्योंकि NCERT को ही हम मान के चल रहे हैं, तो NCERT ने यहाँ पर फंजाई को भी प्लांट्स में ही रखा हुआ है। ओके, so plants including algae, fungi, bryophyte, gymnosperm and angiosperm comprises no more than 22% of the टोटल स्पीशीज। यानी यदि हम अर्थ में बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं तो प्लांट स्पीशीज कम है एनिमल स्पीशीज के कंपैरिजन में। अमंग एनिमल, हाँ, अब एनिमल में जो जितने भी एनिमल हैं उनका 70% जो है वो इंसेक्ट्स हैं। दैट इज यदि हम पूरी बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 70 का 70% दैट इज 49% पूरी स्पीशीज का, अर्थ में जितनी भी स्पीशीज है उनके 49% इंसेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अमंग एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। दिस मीन आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 जो है वो इंसेक्ट्स हैं। अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट? क्यों प्रेजेंट है इंसेक्ट की इतनी स्पीशीज? क्योंकि इंसेक्ट बहुत पहले इवॉल्व हो गए थे, और जो जितना पहले इवॉल्व होगा उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। हमने जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था तो यही हमने बैक्टीरिया के लिए बोला था कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स जो हैं सबसे पहले बने, तो अर्थ के हर एरिया में वो पहुंच गया और वहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गए। तो वही इंसेक्ट्स भी बहुत पुराने हैं, इस वजह से इनकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइनिंग टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड मैमल। इन चारों को मिला लो तो उससे ज़्यादा फंजाई की स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये कुछ पाई चार्ट्स दिए हुए हैं। पाई चार्ट में आप ये देख लिए, इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, देन मोलस्क हैं, देन क्रस्टेशियाज हैं। ठीक है, और यदि वर्टिब्रेट्स में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें फिशेस देखने को मिलती है, और प्लांट्स के केस में इन्होंने प्लांट को
फंजाई को प्लांट में रखा हुआ है, तो फंजाई देन एंजियोस्पर्म हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पाई चार्ट्स को आपको अच्छे से देख करके रखना है। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर ऑफ प्रोकैरियोट्स। अभी तो हमने जितना भी चार्ट देखा वो यूकैरियोट्स का ही देखा है, जिसमें हमने प्लांट्स और एनिमल्स को देखा। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स के लिए मतलब कैटेगराइजेशन करना, उनकी लिस्टिंग करना टफ होता है। जैसे हम टैक्सोनॉमी में जो भी हमने जो लिविंग वर्ल्ड में जो टैक्सोनॉमी के से रिलेटेड जो भी पढ़ा है कि हम टैक्सोनॉमिक एड है, वो सब जो कुछ भी है, एक तरीका होता है यूकैरियोट्स को फाइंड आउट करने का या रिकॉग्नाइज करने का। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं तो वो बहुत टफ जाता है, तो इसलिए हम वो जो टैक्सोनॉमिक अप्रोच जो हम यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, वो हम प्रोकैरियोट्स में यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अभी यही बोल रहा है, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर ऑफ प्रोकैरियोट्स। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सुटेबल, जो मैंने समझाया आपको, इज नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज एंड मैनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है वो उनको हम लेबोरेटरी में कल्चर करके उनकी स्टडी भी नहीं कर सकते। तो ये सारी रीज़न है कि हम एक प्रोकैरियोट्स का एस्टिमेट नहीं ले पा रहे हैं कि कितने प्रोकैरियोट्स अर्थ में प्रेजेंट है। इफ़ वी एक्सेप्ट, हाँ अभी तो ये हमने देखा, ये प्रॉब्लम देखी। अब यदि इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। केवल प्रोकैरियोट्स मिलियंस में हो जाएंगे। यदि हम उनके बायोकेमिकल प्रोडक्ट और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हैं तो उनके नंबर तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया के पास 2.4% मतलब वर्ल्ड का, अर्थ का 2.4% एरिया है, और हम शेयर करते हैं 8.1% ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें से 8.1, 100 में से 8 हमारे यहाँ पर वो बायोडाइवर्सिटी या वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। दैट इज़ वॉट मेक अवर कंट्री वन ऑफ द, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण हम भी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री जो हैं उनमें से एक हैं। नियरली 45,000। हाँ, अब हमारे इंडिया में जो प्लांट की स्पीशीज हैं 45,000 लिस्टेड की गई हैं, और 91,000 के करीबन एनिमल की स्पीशीज को लिस्टिंग की गई है। ठीक है, अब हम वो रॉबर्ट में जो उन्होंने बताया है कि सिर्फ 22% है, यदि उस क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं कि मतलब हम भी ये मानते हैं कि इंडिया में जो जितनी स्पीशीज़ हैं वो इंडिया में प्रेजेंट स्पीशीज़ का सिर्फ 22% को ही हमने खोजा और देखा है और लिस्ट किया है। तो यदि हम पूरी सभी स्पीशीज़ खोज लेते हैं इंडिया में प्रेजेंट सारी स्पीशीज़ को, तो 1 लाख तो प्लांट की स्पीशीज़ होंगी इंडिया में, और ये एनिमल की स्पीशीज़ जो होंगी वो 3 लाख से ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच ली गई है तो उसमें ये माना गया है कि हम जितनी भी स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी हमने लिस्टिंग कर ली है, मतलब उनकी एक पूरा इंडेक्स लिस्ट तैयार कर ली है, उसमें हम सम 1.5 मिलियन से कुछ ज़्यादा ही स्पीशीज़ को हम बता पाए हैं। लेकिन एक्चुअली ये अर्थ में जो टोटल स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उसकी सिर्फ 22% है। तो इंडिया के लिए ये बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि इंडिया में 45,000 टाइप के प्लांट स्पीशीज़ हैं और 91,000 टाइप के एनिमल्स हैं, लेकिन यदि हम वही डेटास को यहाँ पर, वही अप्रोच को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इंडिया में करीबन 1 लाख से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ हो जाएंगी और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ हो जाएंगी। ओके, देन हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज़ आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। ठीक है, वही चीज़ बोल रहे हैं कि यदि हम रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टीमेट को अप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ ये कंडीशन देखने को मिलेगी, प्लांट 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, प्लांट स्पीशीज़ 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे, एनिमल स्पीशीज़ 3 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब यदि हम ये इन्वेंट्री दैट इज़ जो लिखा हुआ है, यदि हम हमें वास्तव में हम चाहे, मतलब यदि हम इंडिया में प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को खोजने की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए कितना ट्रेंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, यही बोल रहा है। लेकिन एक्चुअली जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो कई स्पीशीज़ तो लिस्ट होने के पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमने उनको जाना नहीं, हमने उनको देखा नहीं और वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है,
तो ये चीज़ है। अब है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अब हम ये देखते हैं कि कहीं कुछ एरिया में, अर्थ के कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जबकि कहीं कहीं पर ये बहुत कम देखने को मिल रही है। तो उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो इसके पहले हमने पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म में ये अर्थ का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इक्वेटर बनाया था। इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिर इसके बाद मैंने आपको 23.5 का बताया था, 23.5 नॉर्थ, और इतना ही यहाँ पर 23.5 या 23.5 जो कुछ भी लिखो साउथ। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये नॉर्थ साइड की है और ये साउथ साइड की है। फिर 66.5 में हमने कैप्रिकॉन बनाया था, यहाँ पे भी 66.5 पे कैप्रिकॉन बनाया था। तो इतना जो एरिया है ये ट्रॉपिक कहलाता है। ठीक है, और उसका कारण मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है यहाँ पर, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि सन की डायरेक्ट स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब कभी भी हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिक में प्रेजेंट है, और जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड पे जाते हैं, दैट इज इक्वेटर से हम पोल की तरफ मूव करते हैं, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें कम देखने को मिलती है। ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कोलंबिया जो कि 4 डिग्री लैटिट्यूड पे है, वहाँ पर बर्ड की 1400 स्पीशीज देखने को मिलती है। अमेजोन फॉरेस्ट जो कि ब्राज़ील में है, वो भी ऐसे ही 3-4 मतलब इक्वेटर के पास ही है, तो वहाँ पे 1300 बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन यदि देखें तो 8 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट होकर के वो 38.4 से लेकर के 37.6 लैटिट्यूड के बीच में इंडिया हमें, मतलब पूरी यदि हम इंडिया को ऐसे नॉर्थ से साउथ तक लेते हैं तो यहाँ पर दैट इज 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री। हमने 23.5 डिग्री को हमने ट्रॉपिक तक रोक दिया था, उसके बाद टेम्परेट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस मतलब इंडिया भी इक्वेटर के पास ही हो जाता है, मतलब ट्रॉपिकल एरिया में ही मोस्टली आता है। तो उस केस में यहाँ पे भी हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी, यही कारण है कि हम 2.4% एरिया रख रहे हैं लेकिन डाइवर्सिटी हम 8.1 रख रहे हैं क्योंकि हम भी इक्वेटर के पास हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मतलब यदि हम देखते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट देखते हैं तो जो जो कंट्रीज या जो प्लेसेस इक्वेटर के पास है वहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस हमें बहुत देखने को मिलती है। The diversity of plant and animal is not uniform throughout the world but show a rather uneven distribution. For many group of animal or plant, there are interesting pattern in diversity, the most well known being the latitudinal gradient. ठीक है, in general species diversity, ये जो बताया है कि हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ, पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में कमी आती है। विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन, ट्रॉपिक, ये बता दिया मैंने आपको, ट्रॉपिक दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक में है। यहाँ पर हमें बहुत स्पीशीज देखने को मिलती है। कोलंबिया जो कि 4 डिग्री लैटिट्यूड पे है, लोकेटेड नियर द इक्वेटर, हैज़ नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड। न्यूयॉर्क के जो लैटिट्यूड है वो 41 डिग्री नॉर्थ है, वहाँ पर हमें सिर्फ 105 बर्ड की स्पीशीज देखने को मिलती है, जबकि ग्रीनलैंड जो और ऊपर है, ठीक है, वो वहाँ हमें जो ग्रीनलैंड और ऊपर है दैट इज़ उसका जो लैटिट्यूडनल डिग्री है दैट इज़ 71 डिग्री है, वहाँ सिर्फ हमें 56 बर्ड की वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। इंडिया में हमें 1300 बर्ड की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सॉरी 1200 देखने को मिलती है, 1300 हमें अमेजोन में देखने को मिलती है। तो एक क्वेश्चन है कि कहाँ पर बर्ड को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर, बर्ड स्पीशीज़ की, बर्ड की डाइवर्सिटी को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए तो हो जाएगा कोलंबिया, देन अमेजोन, देन इंडिया, उसके बाद न्यूयॉर्क, देन ग्रीनलैंड। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, मोस्टली हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है, हैज़ मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड। ठीक है, 1400 1400 कोलंबिया, 1300 अमेजोन, देन 1200 इंडिया, और 105 हमने न्यूयॉर्क का देखा था, और 56 हमने देखा था दैट इज ग्रीनलैंड का। A forest in a tropical region like equator has up to 10 times as many as species of vascular plant as a forest of equal area in temperate region like the Midwest of the US। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो अमेजोन है, मतलब जो इक्वाडोर जो कि अगेन इक्वेटर के पास है, वहाँ पर हमें यूएस के कंपैरिजन में 10 टाइम ज़्यादा प्लांट की डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। ओके,
देन द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, ब्राज़ील में है, ठीक है, हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो इसीलिए हम ब्राज़ील जब द अर्थ समिट की बात करते हैं तो ब्राज़ील में हुई थी। उसके होने का यही कारण था क्योंकि ब्राज़ील जो है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें वहाँ देखने को मिलती है, ठीक है, इसीलिए उसकी जगह वहाँ रखी गई थी। तो कोई भी ऐसे कुछ होती है ना समिट वगैरह, तो उसका एक कोई उस पर्टिकुलर प्लेस में रखने का एक इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ब्राज़ील जो है हाई बायोडाइवर्सिटी को शो कर रहा है, दैट्स वाई वहाँ पर सबसे पहले ये समिट हुआ था। ओके, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इट इज़ होम ऑफ मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, 3,000 फिशेस हैं, ठीक है, 1300 बर्ड हैं, 427 मैमल्स एंड एम्फीबिया हैं एंड 378 रेप्टाइल्स हैं और 1.25 लाख के करीबन इन्वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट हैं। अभी यहाँ ये माना जा रहा है कि अमेजोन फॉरेस्ट में जब यदि हम वहाँ की लिस्टिंग यदि जिस दिन कंप्लीट होती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर 20 लाख इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ को खोजा जा सकता है। इतनी ज़्यादा इंसेक्ट डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर प्रेजेंट है जो अभी लिस्टिंग नहीं की गई है, ठीक है। 2 million, 1 million is equal to 10 lakhs, ठीक है, 2 million insect species waiting to be discovered and named. Why it is so special about tropic that might account for the greater biodiversity? क्या कारण है, ठीक है, तो उसका सिंपल सा कारण है कि इक्वेटर जो होता है वहाँ पर सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होते, क्लाइमेटिक वेरिएशन नहीं देखने को मिलते, हमेशा सूरज की सीधी रोशनी पड़ती रहेंगी, इवेपोरेशन होगा, अच्छी खासी बारिश होगी, ठीक है, ये चीज़ है ट्रॉपिकल एरिया की क्वालिटी। और जबकि टेम्परेट में देखते हैं तो टेम्परेट को इस्टेब्लिश सेटल होने के लिए बहुत कम टाइम मिला, बार बार वो ग्लेशियर से अफेक्ट होता रहा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा जैसे इंसेक्ट के केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंसेक्ट्स को इवोल्यूशन काफ़ी पहले इवॉल्व हो गए थे तो उनको स्पेशिएशन नई स्पीशीज़ डेवलप होने के लिए काफ़ी टाइम मिला। तो वैसे इक्वेटर को काफ़ी टाइम मिला है स्पीशीज़ को स्पेशिएशन के लिए, जबकि टेम्परेट या पोलर रीजन को वो उतना टाइम नहीं मिला, इसलिए वहाँ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम है और इक्वेटर पे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और यही कारण है क्योंकि टेम्परेट में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम है तो यदि वहाँ की इन्वेंट्री यदि हम वहाँ पर जितने भी पाई जाने वाली स्पीशीज़ हैं उनमें से मैक्सिमम की इन्वेंट्रीज को कंप्लीट कर लिया गया है। मान लो एक टेम्परेट एरिया में, या सपोज टेम्परेट एरिया यूरोप वगैरह सब उसी में आते हैं, तो मैक्सिमम स्पीशीज़ को पहचाना जा चुका है, उनकी लिस्टिंग की जा चुकी है। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में इनॉर्मस डाइवर्सिटी होने के कारण इनकी लिस्टिंग कंप्लीट भी नहीं हुई है, ठीक है। यही बोल रहा है क्यों है ट्रॉपिक में बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा। स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for speciation. Tropical environment, unlike temperate ones, are less seasonal, relative, more constant and predictable. Such constant environment promote niche specialization and lead to a greater species diversity. ठीक है, बहुत सारे निशेज अवेलेबल हैं और इवोल्यूशन के लिए बहुत टाइम मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट हर निशे को ऑक्यूपाई किया है वहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ने। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक एंड मोर सोलर एनर्जी है तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मोर फोटोसिंथेसिस होगी, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, खाने के लिए ज़्यादा दे रहे हो तो रहने के लिए स्पीशीज भी ज़्यादा होंगी वहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, सपोज मैं एक इतने बड़े एरिया को देखना चाह रही हूँ कि यहाँ कितने स्पीशीज हैं, तो मैंने पहले इतना एरिया कवर किया, फिर इतना एरिया कवर किया, फिर इतना एरिया कवर किया। तो मैं क्या देख रही हूँ कि जैसे जैसे मैं एरिया को इंक्रीज करते जा रही हूँ वैसे वैसे नंबर स्पीशीज रिचनेस यानी नंबर बायोडाइवर्सिटी जो है बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ मुझे सपोज 6 स्पीशीज देखने को मिली, जब यहाँ किया तो मुझे 16 हो गया, यहाँ 30 हो गया। तो ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप यही बताता है, दैट इज लीनियर रिलेशनशिप बताता है कि आप एरिया को बढ़ाते जाओगे, यदि आप एक पर्टिकुलर एरिया को ले रहे हो, एरिया बढ़ाते जाओगे तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी दैट इज स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, ओके। और ये जो है जिन्होंने इसको स्टडी किया था वो वॉन हैम्बोल्ड थे, एलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ड। ड्यूरिंग हिज इनके वॉन हैम्बोल्ड के पायोनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल। यहाँ पॉइंट्स याद रखिए कि इनकी स्टडी जो है वो साउथ अमेरिकन जंगल में है,
ठीक है, ये जर्मन थे, सिटीजनशिप जर्मन, और ये नेचुरलिस्ट थे और जियोग्राफर थे। तो उन्होंने देखा कि दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ सर्टेन टाइम। ठीक है, जैसे लाइक मैंने इतना कर लिया, तब यहाँ तक बढ़ती आई 35 आ गई, अब मैं और इस एरिया को बढ़ा रही हूँ, तो यहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो फिर कांस्टेंट हो गई है। अब वैसे नहीं बढ़ रही है, जैसे मतलब कांस्टेंट हो जाती है स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस, और बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि जब हमने इस पर्टिकुलर एरिया को, जैसे सपोज मैं नॉर्थ ईस्ट में इसको चालू करती हूँ, तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो मैंने कवर कर ली। अब इस एरिया में बढ़ाते जा रही हूँ तो वही स्पीशीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, कोई नई स्पीशीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो स्पीशीज़ रिचनेस जो है, वॉन हैम्बर्ट ने ये प्रपोज किया कि जब आप एरिया इंक्रीज करोगे तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, एंड जो आप या तो प्लांट स्पीशीज के रिसर्च के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर लो, या बर्ड के लिए कर लो, या बैट के लिए, किसी के लिए भी कर लो, तो ये हमें यही चीज़ देखने को मिलती है। सपोज मैंने प्लांट का डिसाइड किया कि मैं प्लांट की स्पीशीज स्टडी कर रही हूँ इस एरिया में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही लीनियर रिलेशनशिप दिख रही है, लॉग स्केल में हम ये लीनियर बोल रहे हैं। और यदि हम इसको उसमें देखते हैं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी मैंने यहाँ से यहाँ डाला तो ये भी रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ डाला तो ये भी रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ डाला तो यहाँ ये भी रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये लॉग स्केल में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सिंपल, दैट इज किसी भी कोई भी आप बर्ड की स्पीशीज ढूंढने जाओ तो भी आपको यही ग्राफ देखने को मिलेगा। आप प्लांट की स्पीशीज को सर्च करने जाओ तो भी यही ग्राफ देखने को मिलेगा। ये नहीं कि बर्ड के केस में हमें कोई दूसरा पैटर्न देखने को मिल रहा है, मैमल के केस में कोई दूसरा पैटर्न देखने को मिल रहा है। सिंपल एक ऑब्जर्वेशन था उनका, यदि आप किसी भी एनिमल की मतलब किसी भी ग्रुप को आप सर्च करने जाते हो तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाते हो वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाती है। ओके, लॉगरिथमिक स्केल में ये रिलेशनशिप जो है स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। एरिया बढ़ाने के साथ ही आपको स्पीशीज रिचनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसका लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एस जो है स्पीशीज रिचनेस है, ए जो है वो एरिया है, जेड जो है स्लोप ऑफ द लाइन, हमने वो जो रेक्टेंगुलर हाइपर पैराबोला जो देखा था वो है, और सी इज द वाई इंटरसेप्ट। एग्जैक्टली मतलब हमें सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, जो हमने ये जो बना रहे हैं जहाँ पे भी हम ये इंटरसेप्ट डाल रहे हैं उसकी बात हो रही है, बट हमें यहाँ पर सिर्फ ये फॉर्मूला लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो जेड इज स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये है लॉगरिथमिक स्केल में 1-to-1 रिलेशनशिप है। एरिया बढ़ाया स्पीशीज रिचनेस बढ़ी, फिर एरिया बढ़ाया स्पीशीज रिचनेस बढ़ी, एरिया बढ़ाया स्पीशीज रिचनेस बढ़ी। इस पे हम एरिया शो कर रहे हैं, इस पे हम रिचनेस शो कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं स्पीशीज भी ऊपर शिफ्ट होते जा रही है। और ये रेक्टेंगुलर हाइपर पैराबोला यही होता है कि आप इस पे जब इंटरसेप्ट डालोगे तो आपको ये रेक्टेंगल में दिखाई देगा। और z इज रिग्रेशन कॉफिशिएंट, इसकी वैल्यू है, देखो शोइंग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, नोट दैट ऑन लॉग स्केल द रिलेशनशिप बिकम लीनियर। ठीक है, लॉग स्केल पे ये है। ओके, देन फिर ये बोल रहे हैं कि इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। ठीक है, z की वैल्यू जो है, चाहे आप बर्ड खोजने जा रहे हो या प्लांट खोजने जा रहे हो या एम्फीबिया खोजने जा रहे हो, तो z की वैल्यू जो होती है वो 0.1 से 0.2 होती है। लेकिन यदि आप जब इसको बहुत बड़े लार्ज एरिया में खोजने चाहते हो, एरिया आपने बहुत बड़ा कर लिया, जैसे इसके पहले एक चीज हो, ठीक है, इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। Ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region। टेक्सोनॉमिक ग्रुप में तो हमने देखा प्लांट खोजने चले जाओ, बर्ड खोजने चले जाओ, आप यूरोप में बर्ड खोजने चले जाओ, मतलब एक ब्रिटेन में खोजने चले जाओ या इंडिया में खोजने चले जाओ, तो आपको z की वैल्यू यही मिलेगी, 0.1 से 0.2 के बीच ही मिलेगी। लेकिन जब एक आप बहुत बड़ा एरिया कवर करते हो, लाइक हम एशिया पूरा कॉन्टिनेंट कवर करें, तब z की वैल्यू वेरी करने लगती है। ये 0.6 से 0.12 के बीच में लाया करती है, के बीच में रहती है, यही बोल रहा है। ठीक है, कहीं पे भी आप जाओगे, किसी भी
एरिया पे चले जाओ। यदि आपने एक छोटा मतलब बहुत बड़ा एरिया नहीं लिया है, ठीक ठाक एरिया लिया है, तो z की वैल्यू आपको ये मिलेगी। लेकिन जब आप एक लार्ज एरिया एक्सप्लोर करने जाते हो तो उस केस में but if you analyze the species area relationship among very large area like the entire continent, you will find that the slope of the line, that is z की वैल्यू जो है वो 0.6 से 0.6 से 1.2 के बीच लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं और मैमल इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। हमने कितना देखा, किसके बीच हमें देखने मिल रही है, 0.6 से 1.2। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फ्रूट ईटिंग बर्ड्स को देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करते गए तो z की वैल्यू आ रही थी 1.15 के बीच में। व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो स्टीपर स्लोप क्या होता है, जब ये वाला ये है, ये तो हमने देखा लीनियर है, जैसा उधर बढ़ा रहे हैं वैसे इधर भी बढ़ रहा है, एरिया बढ़ाने पे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी ये बोल रहे हैं स्टीपर, यहाँ यदि ये गिरती है इस साइड आती है तो हम इसको फ्लैटन बोलते हैं, और यदि इस साइड जाती है तो हम इसको स्टीपर बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अब फिर से हम इसको लेते हैं, समझ में आ गया, स्टीपर एंड फ्लैटन। ठीक है, तो ग्राफ में जब हम इधर जाते हैं तो हमने थोड़ा सा एरिया बढ़ाया तो हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिली, फिर थोड़ा मैं यहाँ पहुँच गई, ठीक है, फिर थोड़ा एरिया, तो मतलब z की वैल्यू ज़्यादा है यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ये चीज़ है इसका मतलब। ठीक है, यदि इस साइड गिरता ये ग्राफ, अभी तो ये लीनियर रिलेशनशिप ये हमें मिल रहा है लॉग लॉग स्केल में, ठीक है। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब हम पूरा कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं तो ये स्टीपर हो गया, ठीक है, तो थोड़े से ही एरिया में हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। यही बोल रहा है व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि एरिया थोड़ा बढ़ने पर स्पीशीज ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एरिया बढ़ा रहे थे तो इतना आ रहा था, यहाँ हमने एरिया इतना बढ़ाया तो फिर से मैंने, ठीक है, ये लीनियर, ओके। अब ये स्टीपर, ठीक है, मैंने इस एरिया में इतना, यदि 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और ये तो यहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी इतनी थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये 0.5 स्क्वायर किलोमीटर में ही स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत उतनी बराबर पहुँच, ठीक है। तो मतलब इस एरिया कम लिया है और स्पीशीज रिचनेस हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है। तो व्हाट डू स्टीपर स्लोप्स मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि एरिया कम रहेगा, मतलब वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं बल्कि स्टीपर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कम एरिया में ज़्यादा स्पीशीज हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं यदि हम कॉन्टिनेंट बड़े एरिया को कंसिडर करते हैं तो, ओके। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम, ठीक है। अब हमें ये मालूम है यदि स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो वो इकोसिस्टम स्टेबल होता है, मोर प्रोडक्टिव होता है और वहाँ वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। वो स्टेबिलिटी शो करता है और रेजिलियंस प्रॉपर्टी भी शो करता है, मतलब एक तो कोई भी डिस्टर्बेंस डालना चाहोगे तो वो इजीली डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, अच्छा मतलब स्थिर वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तो चिल्लाना शुरू कर दिया, वो चीज़ नहीं है, बोलते रहो हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, उस टाइप के होते हैं। यदि बायोडाइवर्सिटी किसी इकोसिस्टम में ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है, और यदि कभी देखने को भी मिला तो वो तुरंत ही रिकवर, रेजिलियंस प्रॉपर्टी भी होती है इनमें, ठीक है। तो ये डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेट आंसर। हम ये तो समझ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी है तो वो स्टेबल है, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सपोज इस साल भी उसने 20 टन पर हेक्टर बनाया है तो अगले साल भी उसकी जो वैल्यू रहेगी वही 19, 20, 21 ऐसे देखने को मिलेगी। ये नहीं होगा कि वो 20 से इकट्ठा 40 पहुंच जाए या 20 से इकट्ठा 10 पे पहुंच जाए। वो प्रोडक्टिविटी जो है वो एक कांस्टेंट रेंज पे, मतलब उसमें वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता। ये हम समझ रहे हैं कि स्टेबल है, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं है, वो रेजिस्टेंट है डिस्टर्बेंस के लिए। लेकिन
बायो इतनी सारी डाइवर्सिटी, वो उसको ये गुण क्यों कैसे प्रोवाइड करा रही है, ये आंसर अभी इकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं है। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, बट उसको हम जब स्पीशीज लेवल पे जोड़ के आंसर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो आंसर अभी नहीं मिला है। For many decades, ecologists believe that community with more species generally tend to be more stable than those with the less species. ठीक है, what exactly is stability for a biological community? A stable community should not show too much variation. Stability, वेरिएशन नहीं होगा प्रोडक्टिविटी में। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। एक तो डिस्टर्ब होगी नहीं, और हो गई तो तुरंत खड़ी हो जाएगी वापस, ये नहीं कि उसको कोई परमानेंट डैमेज हो गया। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेंशन बाय एलियन स्पीशीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टेबिलिटी को डिफाइन करती हैं। ओके, फिर से देख लो, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, स्टेबिलिटी है उसमें भी, आने किसी से डिस्टर्ब नहीं होती है, और हो भी गई थोड़ा बहुत तो तुरंत वापस खड़ी हो जाएगी। और एलियन स्पीशीज को मतलब आके एलियन ऑक्यूपाई कर जाए, जैसे कि हमने देखा था ये पार्थेनियम और इन सब की बात करते हैं, तो ऐसे कोई इन्वेसिव स्पीशीज आ जाए। इन्वेसिव स्पीशीज के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि उनका जो एक नेचुरल प्रीडेटर होता है या नेचुरल कॉम्पिटिटर होता है, यदि हमने कहीं दूसरे जगह का, दूसरे एरिया का कोई एक स्पीशीज किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरी जगह में एंटर करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया, तो उनके नेचुरल प्रीडेटर एंड नेचुरल कॉम्पिटिटर नहीं होने के कारण वो एक्सटेंसिव ग्रोथ शो करते हैं और एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। ठीक है, प्रिकली पिक कैक्टस का हमने ऑस्ट्रेलिया के केस में एग्जाम्पल पढ़ा था, फिर हमें मौत को ला करके उसको कंट्रोल कराना पड़ा था। लैंटाना, पार्थेनियम, वाटर हाइसिंथ, आइकॉनिया, ये सब इन्वेसिव स्पीशीज के एग्जाम्पल है। क्लेरियास अभी नया प्रॉब्लम है जो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्वेसिव स्पीशीज हैं, और नेचुरल इनके प्रीडेटर या कॉम्पिटिटर नहीं होने के कारण इनकी एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है और वो उस कंट्री के लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टेबिलिटी के गुण, ये तीन जो हैं। देन वी डोंट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट आर लिंक टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। डेविड टिलमन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर देखो, हमने एक यही जो पढ़ रहे हैं इसमें एक वॉन हम्बल्ट का पढ़ लिया, दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को समझा। अब सेकेंड नाम आ रहा है डेविड टिलमन का। ठीक है, डेविड टिलमन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने यही देखा, दो प्लॉट में उन्होंने लिया, एक में ज़्यादा स्पीशीज़ को रखा, एक में कम स्पीशीज़ को रखा, तो उनकी फाइंडिंग भी यही बता रही थी कि मोर स्पीशीज़ हैं तो वो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। यदि स्पीशीज़ रिच है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, सपोज मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एक किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लिया और दूसरा उधर पे भी मैंने एक लिया, एक एरिया में ए सेक्शन में मैंने बहुत सारी स्पीशीज़ डाली और बी सेक्शन में मैंने कम स्पीशीज़ डाली, तो मैंने ये देखा कि जब मैं साल दर साल ये एक्सपेरिमेंट करते जाती हूँ तो ए वाला एरिया जो है प्रोडक्टिविटी में एक कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी शो कर रहा है, जबकि जहाँ पर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम थी वहाँ फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, कभी खूब अच्छा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। ठीक है, He also showed that in his experiment increased diversity contributed to higher productivity. जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, एक तो वेरिएशन नहीं देखने को मिलता प्रोडक्टिविटी में, स्टेबल वही जो 20 टन, 19 टन, 21 टन मिल रहा है, और दूसरा वो उनके कंपैरिजन में जो जहाँ पर लेस बायोडाइवर्सिटी है उसके कंपैरिजन में ये मोर प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्परेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेसेस ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, तो ये सब प्रोडक्टिव वगैरह तो देख रहे हैं, लेकिन हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूल भी कर रहे हैं, एक तरीके से होमोसेपियन रूल कर रहे हैं, बट लेकिन हम यहाँ पर किन किन कारणों से स्टेबल हैं ये अभी हम नहीं समझ सके। कई सारे स्पीशीज़ का हम देख रहे हैं एक्सटिंक्ट होते जा रही हैं, तो उनके एक्सटिंक्ट होने के पीछे भी तो कई सारे कारण होंगे ना, तो हमें अपना ये नहीं मालूम है कि क्या क्या हमें यहाँ स्टेबल करके रखा हुआ है। हो सकता है कि हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी ही उनमें से किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर दे और हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ठीक है, इसलिए मतलब सीधी सी बात है, सब चीज़ को अच्छे से रखना जरूरी है जब आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्परेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेसेस ऑन दिस प्लेनेट। At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? ठीक है, हम ये तो देख रहे हैं कि
बन रही हैं, स्पेसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन स्पीशीज एक्सटिंक्शन हो रहा है ये हम ब्लाइंडली कह सकते हैं। तो यदि किसी की 20,000 स्पीशीज है, जैसे इन्होंने चींटियों का एग्जांपल लिया है कि एंट की जो है 20,000 स्पीशीज है, यदि वो 15,000 हो जाएंगी तो उसका क्या असर होना चाहिए, वो अभी क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा। Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? ये ठीक है। How is our quality of life affected if, say, instead of 20,000 we have only 15,000 species of ant on earth? ठीक है। तो देर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेव क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन का मतलब नहीं है। प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी, मतलब हम इसको समझते हैं कि हर एक स्पीशीज का अर्थ में प्रेजेंट है, तो वो कुछ ना कुछ तो इकोलॉजिकल निशन है, कुछ ना कुछ तो काम कर रही होंगी, और ऐसा काम तो कोई करता नहीं है कि जिसमें नुकसान हो। यदि हम पैरासिटिज्म, प्रिडेशन भी देखा तो हमने अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ चुके हैं वो किस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल या बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम कर रही हैं। हम एक सिंपल बोलते हैं प्रिडेशन, तो एक जो भी साइंस से नहीं होंगे उनको लगेगा अरे एक चीज़ का नुकसान हो गया, लेकिन वहाँ प्रिडेशन का भी तो रोल है ना, कि वो किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम कर रही हैं, प्रे पॉपुलेशन को चेक करने का काम कर रही हैं। तो हर एक स्पीशीज़ का अर्थ में एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब यही चीज़ है कि इसको ये जो हाइपोथेसिस प्रपोज हुई थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है, पॉल एरलिक ने दी थी। उन्होंने यही बताया था जैसे एक फ्लाइंग प्लेन है, उससे हम कुछ स्क्रू निकालते हैं तो शुरू में कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें धीरे धीरे कई सारे स्क्रू खोलना शुरू करते हैं तो वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाता। अब सपोज मैंने विंग के स्क्रू निकाल दिए तो वो फ्लाई कर पाएगा क्या? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे ही हम अभी थोड़ी निकाल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं 20,000 चींटियां हैं, 5,000 को ख़त्म कर देते तो क्या अंतर पड़ेगा, लेकिन यदि इसी तरीके से ख़त्म होते रही तो चींटियों के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो नहीं होगा, और हो सकता है वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बैठा करके रख दे, ठीक है, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पूरी स्टॉप कर दे। तो डेफिनेटली एक दो हट रही हैं तो अभी हमें उसके डायरेक्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो जो एक दो भी हट रही हैं तो वो उनका भी तो कई से इंटरेक्शन होगा। यदि वो एक दो हटी तो उनसे जुड़ी हुई जो है वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये तो एक लीनियर चेन होती है कि हमने देखा कि एक इंसेक्ट एक पर्टिकुलर ए प्लांट को पॉलिनेट कर रहा था, ठीक है, ए प्लांट था और बी इंसेक्ट था, बी इंसेक्ट डिसअपेयर हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ए प्लांट का कोई पॉलिनेटर नहीं बचा, ए प्लांट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये लिंक्ड हैं सब। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने बोला कि अरे 20,000 है 5,000 खत्म हो गई तो क्या अंतर पड़ रहा है, उसका बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम में अंतर पड़ रहा है। हम केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इकोसिस्टम में वो हमें नहीं पता है। कहीं ना कहीं हम पर भी इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन हम उसको अभी नहीं समझ रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस यही बोलती है कि शुरू में आप थोड़ी सी स्पीशीज निकाल रहे हो तो अभी उतना डिस्टेबलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप यही चीज स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जाएंगी, देन वो दिन आएगा जब इकोसिस्टम पूरा की पूरा बायोस्फीयर जो है बैठ जाएगा। ओके, तो यही चीज को उन्होंने समझाया है कि स्पीशीज को उन्होंने मतलब कंपेयर किया विंग के उस रिवेट से, रिवेट यानी स्क्रू, ठीक है। देन ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में था। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, खत्म होते जा रही है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि दैट बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब क्यों, मतलब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट क्यों होते जा रहे हैं, क्यों गायब होते जा रहे हैं, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि दैट इज जस्ट मिनट, दैट इज स्पेशिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में हमें ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते जा रही है, ये फैक्ट है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल हो रहा है, मतलब एक्सटिंक्शन, स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का सबसे बड़े कारण हम हो चुके हैं, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक।
कॉजेज हैं। यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि that is what it is doubtful if any species are being added into the earth treasury of species, there is no doubt about their continuing losses। ठीक है, धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी कम होते जा रही है। अब इसका सिंपल सा एक उन्होंने एग्जांपल दिया है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में जब कॉलोनाइजेशन हुआ, मतलब ह्यूमंस वहाँ रहने गए, तो वहाँ की जो 2000 नेटिव बर्ड स्पीशीज थी, नेटिव दैट इज़ वहीं के रहने वाली जो बर्ड स्पीशीज थी, वहाँ की बर्ड स्पीशीज थी, उसमें से 2000 स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई। तो मतलब सिंपल सा है कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो कॉज था यहाँ से इस बर्ड की स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने का। देन IUCN रेड लिस्ट ने बताया कि लास्ट के 500 सालों को देखा जाए तो 784 स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हुई हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स हैं। ठीक है, 500 ईयर में, और ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। हम यदि देखें तो और ये जब लास्ट 500 ईयर में जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, इनको बहुत हमने मैच द कॉलम में बहुत ज़्यादा किया हुआ है जब ये वाला टॉपिक चल रहा था। डोडो जो मॉरिशस में मिलता था, क्वागा जो अफ्रीका का था, थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काउ रशिया, और टाइगर की सब स्पीसीज बाली टाइगर, जावा टाइगर एंड कैस्पियन टाइगर, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं उनमें ये भी नाम थे। ठीक है, और यदि हम लास्ट 20 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। तो ये स्पीड जो है चलती जा रही है। ओके, मीन 100 साल में हम सम 135 स्पीशीज को लूज कर जाते हैं। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शो दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम। ठीक है, कुछ टैक्सा हैं, कुछ ग्रुप हैं जो बहुत ससेप्टेबल हैं एक्सटिंक्शन के। जैसे हम देखते हैं एम्फीबिया बहुत ससेप्टेबिलिटी शो कर रहे हैं, वो बहुत मतलब पूरा यदि हम ओवरऑल देखेंगे तो 32% एम्फीबियन जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये भी है कि कुछ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बहुत मतलब उनको एक्सटिंक्ट होने का या उनके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। अब यदि पूरा एक IUCN ने जो डेटा पब्लिश किया है उसमें बताया है कि 15,500 स्पीशीज़ जो हैं वो उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। ठीक है, और इनमें से 12% जो है बर्ड है, जो हम 15,500 देख रहे हैं उनमें 12% बर्ड स्पीशीज़ हैं, 23% मैमल हैं, 32% जो है ये एम्फीबियन है और 31% जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में देखो तो जिम्नोस्पर्म बहुत ससेप्टेबल हैं अभी एक्सटिंक्शन के लिए। वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर कि किनके एक्सटिंक्शन का खतरा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो उसमें आप देखिए दैट इज़ सबसे पहले एम्फीबियंस हो गए, फिर जिम्नोस्पर्म हो गए, फिर मैमल, फिर बर्ड्स। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही बनने हैं, कुछ अलग से नहीं बनना है। ठीक है, जो चल रहा है वो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो सिंपल जो भी इंफॉर्मेशन है आपको DPS में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो तो करना ही है, लेकिन इनका तो बिल्कुल ब्लाइंडली इनको याद करके रखना है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि 15,500 जो है वो अभी उनके ख़त्म हो जाने का खतरा है। और जिसमें हमने परसेंटेज देखा, 12% बर्ड है, तो 32% फंजाई है, 23% मैमल्स हैं और 31% जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिनके एक्सटिंक्शन का डर है। ठीक है, और यदि हम देखते हैं तो एक्चुअली ये एक्सटिंक्शन होते रहे, मास एक्सटिंक्शन हुए, एक साथ कई सारी स्पीशीज जो है ख़त्म हुई हैं। लास्ट के 3 बिलियन ईयर्स देखें तो ये 5 बार ऐसा हो चुका है कि एक ही बार में कई सारी, मतलब ये मास एक्सटिंक्शन जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब इस तरीके से कई सारी स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट हुई हैं। अभी जो चल रहा है, जब हम देख रहे हैं 20 साल में इतने हो गए, 500 साल में इतने निकल गए, तो ये 6th मास एक्सटिंक्शन प्रोग्रेस में है। और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक है। हमने जस्ट अभी देखा कि एक कॉलोनाइजेशन पैसिफिक आइलैंड में गए रहने, वहाँ से 2000 बर्ड की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस से, ह्यूमन के कारण ये 6th एक्सटिंक्शन बहुत खतरनाक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारी एक्टिविटी इन स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन का कारण है।
ठीक है। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, अब ये जो चल रहा है ये 6 है, 6 extinction presently in progress, different from the previous episode. The difference is that the current species extinction rate are estimated to be 100 से 1000 टाइम फास्ट है previous 5 mass extinction के कंपैरिजन में। बहुत तेजी से स्पीशीज खत्म होते जा रही हैं। ठीक है, एंड ये बोल रहा है इकोलॉजिस्ट वांट दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, इसी तेजी से गई तो आने वाले 100 सालों में हम अर्थ की आधी स्पीशीज को लूज कर जाएंगे। ठीक है, ख़त्म हो जाएंगी। हम जो मतलब 7 बिलियन हमारा एस्टिमेट है, तो बिलियन नहीं 7 मिलियन, मतलब जिन्हें खोजा भी नहीं गया है उनमें से हो सकता है हम आधी को के बारे में, अधिक के बारे में हम जान भी नहीं पाए, उसके पहले ही वो गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जब अभी हम देख रहे थे कि 20,000 से 15,000 हो गया, तो हम देख ये भी क्लियर है कि यदि बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो हम क्या देखते हैं, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, इन्वायरमेंट मतलब जो भी इकोसिस्टम है वो भी रेजिस्टेंस के मतलब जो भी डिस्टर्बेंस है उसके लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं। बहुत जल्दी ड्राउट हो जाएगा या बहुत जल्दी फ्लडिंग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें क्योंकि इंटरलिंक्ड है। यहाँ बायोजियो केमिकल साइकिल्स चल रही है, वाटर साइकिल में प्लांट का रोल मालूम है। तो यहाँ पर यदि डाइवर्सिटी कम होती है, लो डाइवर्सिटी आती है, तो जो इकोसिस्टम का इन्वायरमेंट के लिए के अगेंस्ट, मतलब हमने क्लियर इसके पहले ही देखा कि जिसमें जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है वो उतना ही रेजिस्टेंट होता है, और यदि बाय द वे उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ने या उस डिस्टर्बिंग एलिमेंट ने उसको डिस्टर्ब किया तो वो तुरंत खड़ा हो जाता, ठीक हो जाता, वापस से करेक्शन हो जाता है उसमें। ठीक है, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल भी, इनमें भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये तो देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी लूज हो रही है, ख़त्म हो रही है, हम स्पीशीज़ ख़त्म होते जा रही हैं। उनका कारण जो है, उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है, पहले तो 4 कारण है: हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हैबिटेट लॉस है। अब कोई स्पीशीज जहाँ रह रही है उसका घर ही आप ख़त्म कर दोगे तो वो रहेगी कहाँ। तो सबसे मेजर जो कॉज है हैबिटेट लॉस है। ठीक है, cause of biodiversity losses, the accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human activity. ठीक है, there are 4 major causes जिसे हम the evil quarter के नाम से जानते हैं। commonly हम इन चार कारणों को evil quarter के नाम से जानते हैं। that is habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasion and co-extinction। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है। हैबिटेट लॉस तो यानी सिंपल सा है। हैबिटेट लॉस कैसे होगा, हम कोई एक फॉरेस्ट है वहाँ क्रॉपिंग के लिए मतलब एग्रीकल्चर फील्ड बनाना शुरू कर दें, हम फॉरेस्ट है या कोई भी जो इकोसिस्टम है वहाँ पे मतलब कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस होना ही है। यही बोल रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज driving animal and plant to extinction. The most dramatic example of habitat loss come from tropical rainforest. एक टाइम था कि अर्थ में 14% रेन फॉरेस्ट थे, नाउ इट इज ओनली 6%। ठीक है, तो रेन फॉरेस्ट कहाँ, अपने से तो गायब नहीं हुए ना, हमने ही उनको डिफॉरेस्ट किया है। कभी वहाँ खेत बना दिया, तो कभी कोई कमर्शियल एक्टिविटी के कारण कोई कुछ और रोड्स निकल रही हैं या कोई वहाँ पर कुछ और कमर्शियल एक्टिविटीज चालू हो गई। तो इस तरीके से हम जो इकोसिस्टम मतलब जो फॉरेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। अब बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, यहाँ पे लिखा है 6% दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट। ठीक है, उनका कहना है कि इतनी तेजी से ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है कि आप ये पढ़ते जाओ कि उतने टाइम तक 1000 हेक्टेयर और रेन फॉरेस्ट कम हो चुके होंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इसीलिए लंग्स ऑफ प्लेनेट कहा जाता है। इनको ख़त्म किया जा रहा है कि वहाँ सोयाबीन कल्टीवेट किया जा सके। ठीक है, और
इनको ग्रासलैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है कैटल की ग्रेजिंग के लिए। Beside total loss, the degradation of many habitat by pollution also threaten to survival of many। ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट होगा, वो रहने लायक जगह बचेगी नहीं, तो लॉस ऑफ हैबिटेट हुआ है। इसके अलावा व्हेन लार्ज हैबिटेट और इसका फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल है, लाइक फॉरेस्ट से हमने रोड निकाली, ठीक है, पहले फॉरेस्ट पूरा एक कंटिन्यूएशन में था, एक, ठीक है, ये पूरा फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया था, हमने यहाँ से रोड्स निकाल दी। अब पहले की कंडीशन क्या थी, कोई भी, ये पूरा बहुत बड़ा एरिया था, कोई भी बहुत आसानी से मूव कर सकता था। लेकिन इसको हम इस तरीके से, या ये एक रोड का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरीके से हम यदि इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो वहाँ किसी भी कारण से कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब कोई भी इस तरीके से या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, तो एक बर्ड को पूरा इतना एरिया चाहिए, या किसी भी एक स्पीशीज़ को इतना एरिया चाहिए, तो वो उसे मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में भी बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन के कारण भी स्पीशीज डाइवर्सिटी लॉस बहुत देखने को मिलता है। यही बोल रहा है, व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज and certain animal with migratory habit are badly affected, leading to population decline. Then overexploitation simple, यहाँ जो that is स्टीलर सी काऊ है या पैसेंजर पिजन है, स्टीलर सी काऊ मैमल है, ठीक है, मतलब दैट इज पैसेंजर पिजन का तो बिलियंस में नंबर थे और वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब जब ये एक फ्लॉक में उड़ते थे तो उस वहाँ नीचे पूरा अंधेरा हो जाता था, जब ये बिल्कुल मतलब ग्रुप में पूरा, जब पिजन पैसेंजर पिजन फ्लाई करते थे तो जहाँ से भी निकल रहे हैं वहाँ पूरी छाँव हो जाती थी, इतने ज़्यादा नंबर थे। बट ये एक्सटिंक्ट हुए क्योंकि ह्यूमन ने इसको मतलब सेलेक्टिव, जैसे लाइक आपको कोई एक आप यदि सपोज नॉन वेजिटेरियन है और आपको एक पर्टिकुलर टाइप की फ़िश पसंद है, तो आप अपने डाइट में चाहोगे जब कभी भी बने, हाँ वही वाली फ़िश बनाना। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है कि एक पर्टिकुलर को हम यूज़ करते जा रहे हैं, तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। तो स्टीलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन जो है, उनके गायब होने का, उनके एक्सटिंक्शन का कारण यही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही है। ह्यूमन have always depended on nature for food and shelter, but when need turns to greed, it leads to over exploitation of natural resources. Many species extinction in the last 500 years, like steeler cow and passenger pigeon, were due to over exploitation by human. Presently, many marine fish population around the world are over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. वही चीज़ जो आपको पसंद आ गई, आप ये नहीं सोच रहे हो कि हम इसी को ही इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा, और उसका एक्सटिंक्शन होगा तो वो अपने साथ साथ कितनों को एक्सटेंड कराएगी, ये समझ से बाहर की चीज़ हो जाती है, ठीक है। एलियन स्पीशीज इन्वेशन में हमने क्लियरली देखा है, क्योंकि उनके नेचुरल प्रेडेटर या नेचुरल कॉम्पिटिटर नहीं होते, इसके कारण वो एक ट्रिमेंडस ग्रोथ उस एरिया में करने लगते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है, और वो कई सारे स्पीशीज़ के ख़त्म होने का कारण बनते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन एलियन स्पीशीज आर द इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली वट एवर पर्पज, सम ऑफ देम टर्न इन्वेसिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज, ठीक है। नाइल पर्च जो लेक ऑफ अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, उससे दैट इज सिस्लिट फिश जो है, जो वहाँ की लोकल नेटिव फिश थी, उनकी वो स्पीशीज जो है ख़त्म हो गई, 200 स्पीशीज, क्योंकि वो जो फिश थी वो इनको ख़त्म करते जा रही थी, ठीक है। उनकी तो ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही जाएगी क्योंकि उनका नेचुरल प्रेडेटर या कॉम्पिटिटर कोई है नहीं। तो नाइल पर्च की जो थी, उसने ख़त्म करना शुरू किया सिस्लिट फिशेस को, तो उसकी 200 स्पीशीज, इमेजिन कर सकते हैं आप, इतनी सारी हो गई। तो इसलिए कभी भी कोई भी इंट्रोडक्शन करना है, किसी भी एक नई स्पीशीज़ को ले करके आना है, तो ये बहुत सोच समझ के काम होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, पार्थीनियम, आइकॉर्निया, लेंटाना, अभी क्लेरियास का पढ़ेंगे। क्लेरियास कौन सी फिश है? दैट इज़ बोनी फिश है, मागुर इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। उड़ीसा साइड में ये वाली फ़िश बहुत खाई जाती है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि मतलब एक्वाकल्चर यानी उस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए अफ्रीका से क्लेरियास
गैरी पाइनस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो वहाँ की लोकल मार्गुर फिश को ख़त्म करती जा रही है। वो एक टाइम में ये भी हो सकता है कि जो लोकल कैट फिश है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, क्योंकि वो क्लेरियास गैरी पाइनस जो है, देखो ये भी जो ये कैट फिश है, कैट फिश क्लेरियास मतलब जिसको खत्म कर रही है वो भी कैटफिश है, जो खत्म कर रही है वो भी कैटफिश है। ये आई है अफ्रीका से, लेकिन इसका कोई यहाँ पर प्रेडेटर नहीं है, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। और ये इस फिश के लिए, दैट इज जो लोकल कैटफिश है वहाँ पर मागुर है, उसके लिए खतरा बनते जा रही है। ठीक है। को एक्सटिंक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोलिनेटर। एक पोलिनेटर खत्म हुआ किसी भी कारण से, तो वो एक पर्टिकुलर प्लांट को पोलिनेट कर रहा है। ठीक है। उस प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन की जरूरत है। यहाँ पर हमने इसको तो देख लिया है कई बार। ये एक ए प्लांट है, ये ए प्लांट है, इसको पोलिनेट करने के लिए यही इंसेक्ट चाहिए। सपोज ये इंसेक्ट खत्म हो जाता है तो ये पोलन ग्रेन बना रहा है, लेकिन उसका पोलन को कैरी करने के लिए तो कोई भी नहीं है ना, तो उस केस में ये प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा एंड कुछ समय बाद ये प्लांट कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। तो ये को एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल है। व्हेन ए स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विथ इट एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। 1-to-1 रिलेशनशिप हम देख रहे हैं कि इसको ही यही आएगा, और इसकी ये स्पीशीज एलिमिनेट हुई तो वो सॉरी ये प्लांट एलिमिनेट हुआ तो इसको फूड नहीं मिल पा रहा है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये को एक्सटिंक्शन है, ये गायब हुआ तो साथ में ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite also meet the same fate. वही है, फिश है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्टो पैरासाइट है, यदि ये फिश खत्म होती है तो ये पैरासाइट भी खत्म होता है। किसके पास जाएगा वो? उसका होस्ट तो गया तो वो भी चला जाता है। तो ये इस तरीके से इकोसिस्टम में हम इकोसिस्टम बोलते ही क्या है? इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स और उसका एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन, ये इकोसिस्टम है। तो यहाँ ये नहीं हो रहा है कि एक चला जा रहा है तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी बनी हुई है। अनदर एग्जाम्पल इज द केस ऑफ अ को इवॉल्व्ड प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर। ठीक है, पोलिनेटर गया तो प्लांट गया, या प्लांट गया तो पोलिनेटर भी चला जाएगा, ये चीज़ है। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, वही चीज़ है, पहले बिगाड़ो फिर संभालने जाओ। तो अब हम समझ लिए कि हम बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं, तो अब हमारी कोशिश है कि हम इसको संभालें थोड़ा, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस को हम थोड़ा सा उसकी जो इतनी स्पीडली कम होते जा रही है, कुछ एफर्ट्स करें कि हम उसको कम कर सकें। ठीक है, देयर आर मैनी रीजन, सम ऑब्वियस एंड अदर नॉट सो ऑब्वियस बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी को बचाने का जब सोचते हैं तो 3 व्यू सामने आते हैं, एक नैरो यूटिलिटेरियन, एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एक एथिकल। एथिकल वाले तो ये बोलते हैं कि हमें जब इतनी बायोडाइवर्सिटी मिली है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब सिंपल है, एक हम जब अफेक्ट कर रहे हैं तो हम अपनी एक्टिविटी को इस तरीके से करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें कि आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनको भी इतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिले। ठीक है, ये तो इथिकल का हो गया। नैरो यूटिलिटेरियन जो है कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि भाई हमें यहाँ से इतने सारी मेडिसिन मिल रही है, मतलब जो भी इकोनॉमिक है, हम इतने यहाँ से टिम्बर ले रहे हैं, हम यहाँ से हनी ले रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें ले रहे हैं, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। जबकि जो ठीक है, ये नैरो यूटिलिटेरियन का है, ये कमर्शियली सोच रहे हैं, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो है वो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि ये देखो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या अमेजॉन फॉरेस्ट हमें इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने वो देखा था, दैट इज़ इकोलॉजी में, रॉबर्ट कॉन्स्टांजा का, उन्होंने प्राइस टैगिंग की थी कि सॉइल फॉर्मेशन दैट इज़ समथिंग 18 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। तो यानी इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, अब हम यहाँ एक एक लेते हैं। पहले द नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट ये बोलता है, इट इज़ फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन डेराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर। तो नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट यही बोलता है कि हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, कितनी सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं इन इकोसिस्टम प्रोडक्ट के कारण, इस वजह से हमें बचाना चाहिए। वो देते हैं, मतलब वो लॉजिक देते हैं कि
हम वहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं, हम फायरवुड ऑब्टेन करते हैं, हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, टेनिन, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, परफ्यूम ऑब्टेन करते हैं, कई मेडिसिनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो हमें इनको बचाना होगा। यदि ये नहीं रहे तो ये सारी चीज़ें भी हमें मिलना बंद हो जाएंगी। ये नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है। More than 25% of the drug currently sold in the market are derived from plant, and 25,000 species of plant contribute to the traditional medicine like homeopathy, आयुर्वेदिक में यूज की जाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी ड्रग्स हैं उसका 25% डिपेंडेंट है इकोसिस्टम पर। ठीक है, इस nobody knows how many more medicinal useful plant there are in tropical rainforest waiting to be explored। हम क्लियर बोल रहे हैं, 22% के बारे में ही हमने जाना है। अभी कितने सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मतलब हम सोचते हैं कि हम बहुत जानते हैं, तो ये बहुत गलत है। अभी हमें एनवायरनमेंट के बारे में मतलब इन सब चीज़ों को समझने के लिए, पूरा समझने के लिए तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, तो with increasing resources put into bioprospecting, बायोप्रोस्पेक्टिंग यानी हम सिंपल दैट इज बायो रिसोर्सेज का और बेटर यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें और प्रेजेंट है वो बायोप्रोस्पेक्टिंग में आता है। विद इन इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायोप्रोस्पेक्टिंग एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, उन रिसोर्सेज से हम और क्या क्या ले सकते हैं, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज रिसर्च करके हम ये पता तो करें कि हमें प्लांट से और क्या क्या मिल सकता है। ये बायो प्रोस्पेक्टिंग है। विथ इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, नेशन एंडोड विथ रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट। ठीक है, और हमें मालूम है जितने भी थर्ड डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन बायोडाइवर्सिटी प्ले, हाँ इनका क्या मानना है कि भाई हमें इकोसिस्टम को मतलब जो बायोस्फीयर है या जो भी बायोडाइवर्सिटी उनको प्रोटेक्ट करना होगा, वो हमारे लिए कितना इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है, इनका ये व्यू है। नैरो यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं, ये इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड। द फास्ट ड्विंडलिंग, खत्म होता हुआ मतलब फास्ट डिग्रेडिंग या डिस्ट्रॉइंग अमेजॉन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 20% of the total oxygen in the earth atmosphere. Can we put an economic value on this services by nature? हम रख भी दें ऑब्वियसली बहुत होगा, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते कि हम सोचे कि हम कहीं फैक्ट्री लगा करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर लें। हम उसको एक्सट्रैक्ट ही करते हैं। ठीक है, अभी जब सब जगह ऑक्सीजन की कमी से लोगों के जो हाल हो रहे थे, तो उसमें हम कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, जो है उसी को ही हम दैट इज मतलब हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ऑक्सीजन ओवरऑल। ओके, पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट और सीड इज अनदर सर्विसेज। पॉलिनेशन जो इंसेक्ट कर रहे हैं या जो भी बायोटिक एजेंट कर रहे हैं, उसकी जगह हम सोचें कि कोई मशीन लगा के हम पॉलिनेशन करा दें, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, then there are other intangible benefit that we derive from nature, the aesthetic pleasure of walking through। अब ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हम जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हम नेशनल पार्क गए थे, तो ये एस्थेटिक वैल्यू है उसकी। ठीक है, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन फुल ब्लूम। ठीक है, वेकिंग अप टू अ बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग। तो ये सारी चीज़ें हम आर्टिफिशियली किसी भी तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग? ठीक, आप सपोज मतलब इनकी तो हम कभी वैल्यू ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देयर अब इथिकल ग्राउंड जो है आर्ग्यूमेंट, वो यही बोलता है कि हर एक स्पीशीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है, इवन इफ इट मे नॉट बी करेंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू। यदि अब हमें किसी भी तरीके से फ़ायदा भी नहीं दे रही है, तो वो वहाँ पे है, तो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात, हमें इतनी बायोडाइवर्सिटी हम देख रहे हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि आगे आने वाली जनरेशन को भी ये बायोडाइवर्सिटी देखने को मिले। ये जो है इथिकल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इथिक्स पे बात करते हैं। तो हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये अच्छा सा एक फ्लो चार्ट है, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन जो जहाँ है,
उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करना है। और एक्स सिटू कंजर्वेशन में जैसे सपोज कोई एक स्पीशीज है, वो बहुत कम नंबर उसके बचे हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ से निकाल करके हम उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनको रेस करते हैं, तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। तो इन सिटू कंजर्वेशन में हम देखते हैं नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क इंडिया में राइट नाउ 104 हैं, सेंचुरी जो है वो 566 हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 है, ठीक है। तो ये जो है ये आप यहाँ सिंपल याद रखिए, नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, ये टाइप है इन सिटू कंजर्वेशन के, मीन्स उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में उन ऑर्गेनिज्म या उन प्लांट्स, जो भी है ऑर्गेनिज्म यानी यहाँ प्लांट एंड एनिमल बोथ, इनको प्रोटेक्ट वहीं की वहीं कंजर्व किया जाता है। एक्स सिटू में वहाँ से पिक किया जाता है और उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन हुआ, ठीक है, और इसके बाद अब ये सीड बैंक, जीन बैंक, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, फील्ड जीन बैंक, ये सब जो है एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। ये मतलब अब एडवांसमेंट के कारण ये सारी चीज़ पॉसिबल हो रही है, अदरवाइज बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारीज, एनिमल्स को रखा गया है और मतलब काफ़ी अच्छे उसमें, मतलब ऑलमोस्ट उनके ही जैसे एनवायरनमेंट में उनको रखा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ सफारीज एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी को, तो इसको हम इन सिटू कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। When we conserve and protect the whole ecosystem and whole biodiversity, वहीं की वहीं पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। यदि हम किसी एक शेर को, सपोज टाइगर को, वाइट टाइगर को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो बहुत कम नंबर उनके बचे हुए हैं सपोज, तो हम उसको वहाँ से निकाल करके दूसरे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, तो सिर्फ हमने वहाँ उस ऑर्गेनिज्म को निकाला है, इकोसिस्टम को हमने वहाँ प्रोटेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ हम नेशनल पार्क में देखा, हमने बायोस्फीयर रिजर्व में देखा, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ठीक है, इनमें हम पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट हो जाता है, ओके। एक्स सिटू कंजर्वेशन में अब व्हेन देयर आर सिचुएशन वेयर एन एनिमल और प्लांट इज इंडेंजर्ड और थ्रीटन्ड, ठीक है, एंड नीड अर्जेंट मेजर टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, एक्स सिटू कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच। जब कोई थ्रीटन्ड है, ये क्वेश्चन बन सकता है, यदि कोई थ्रीटन्ड है, एक्सटेंशन की कगार पे है, तब आप कौन सा कंजर्वेशन प्रेफर करोगे, तो उसमें हो जाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन, कि आप वहाँ से निकालो, उसको अपने केयर में रखो, उसको उसका इन्वायरमेंट दो और अपने केयर में रखो, और उनके नंबर को थ्रू ब्रीडिंग इंक्रीज करो, ओके। तो invariably the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the conservation resources available, ठीक है। हमने अभी देखा था कि 15,500 स्पीशीज के बारे में IUCN बोल रहा है कि ये एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। तो हमने जितने भी एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए जो भी चीज़ें हमने, जो भी इस्टेब्लिशमेंट किए हैं, वो बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट। अब they identified for maximum protection certain biodiversity hotspot बनाए गए हैं। तो नॉर्मन मायर ने हॉटस्पॉट की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1988 में, ठीक है। अब इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, ठीक है। मतलब हॉटस्पॉट क्या होते हैं, जहाँ पर हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म यानी दैट वो स्पीशीज उसी एरिया में प्रेजेंट है और कहीं पे देखने को नहीं मिलती है। एंडेमिज्म का मतलब ये होता है दैट इज उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ हॉट स्पॉट हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, ठीक है। और अभी जो है प्रेजेंटली 36, पूरे वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जिसमें से 4 इंडिया में है। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक है, ठीक है। इंडो बर्मा 2 है और हिमालय 3 है। चौथा जो है वो सुंडालैंड है। सुंडालैंड जो है उसमें मतलब उसमें ईस्ट एशिया की कुछ एरिया आता है और हमारे इधर पे अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया सुंडालैंड के अंदर में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये 4th है जो नया बनाया गया है। देन
इसके बाद जितने भी पूरे वर्ल्ड में हमने देखा कि 36 हॉट स्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, वो सिर्फ 2% अर्थ का एरिया कवर करते हैं। लेकिन यदि हमने वहाँ स्पीशीज़ को अच्छे से बचा करके रख लिया तो दैट इज़ 30% स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं। तो आप अपने आप ही समझ लो हॉट स्पॉट की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। ठीक है। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक and biodiversity rich region are legally protected as biosphere reserve, national park and sanctuary. India now has 18 biosphere reserve, 104 national park and 566 wildlife sanctuaries. ठीक है। और इंडिया में अभी भी आप आदिवासियों को देखिए, वो हंटिंग वगैरह को अलाउड नहीं करते हैं, मतलब जो भी उनका एरिया है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वहाँ पर वो किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो एक मतलब इसमें रिलीजियस अप्रोच आप अभी भी देख लो कि कई लोग जो हैं हर रिलीजन में एक एक सेक्रेड ट्रीज जैसे पीपल, बेनियन ट्री, इन सब की पूजा की जाती है, आंवले की पूजा की जाती है। तो ये तो उसकी बात कर रहे हैं हम, छोटे लेवल में काम होता है। और इस तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल, कई सारे एनिमल को हम की पूजा करते हैं, तो इस तरीके से हम उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। India has also history of religious and cultural tradition that emphasize protection of nature. In many culture tract of forest, ठीक है, area of forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated, यानी उनकी पूजा की जाती है, समझ लो उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर जो है सेक्रेड ग्रूव्स जो है वो देखना है आपको कहाँ कहाँ मिलती हैं। खासी एंड जेंटिया हिल जो है मेघालय में है, अरावली जो है राजस्थान में है, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में हमें सेक्रेड ग्रूव देखने को मिलती हैं। सरगुजा, चंदा, बस्तर इन दैट इज, इसको आप सीजी कर लो, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पर हमें ये सरगुजा, चंदा, बस्तर ये जो है अब कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़ में है। पहले एमपी में आते थे, फिर 2003 या 4 में एमपी को छत्तीसगढ़ एंड एमपी में डिवाइड किया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में आती। तो ये सेक्रेड ग्रूव हैं, तो वहाँ पर उनको जो है जो भी स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोटेक्टेड वे में रखा जाता है। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रूव आर द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज। ठीक है, वहाँ बची हुई हैं वो, अदरवाइज तो कई जगह से, और यदि सेक्रेड ग्रूव की बात नहीं करो, सेक्रेड ग्रूव की बात नहीं करो, तो कई जगह से ये स्पीशीज गायब होना शुरू हो चुकी हैं। अब एक्स-सिटू कंजर्वेशन में हमने देखा पूरे इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। जो थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं उनको हम उनके इकोसिस्टम से या उनके हैबिटेट से निकाल करके उनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं। अब यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क इसका एग्जाम्पल है, वाइल्ड लाइफ सफारीज हैं, बॉटनिकल गार्डन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब यदि हम नेचुरली देखें तो कई स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन जूलॉजिकल पार्क में उनको प्रोटेक्ट करके अभी भी रखा गया है। नेचुरल हैबिटेट से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट जूलॉजिकल पार्क में हम उन्हें प्रोटेक्टेड वे में रखे हुए हैं। ठीक है, एक्स-सिटू कंजर्वेशन में मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के कारण हम देख रहे हैं कि हम जीन बैंक, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, इनके द्वारा भी हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन को कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर इन रिसेंट ईयर एक्स-सिटू कंजर्वेशन हैज़ एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीशीज इन इनक्लोजर। हम गैमेट को प्रिजर्व कर लेते हैं। नाउ गैमेट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन viable and fertile condition for long period using crypto preservation -196 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन में रखा जाता है। एंड एग कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो। ठीक है, यदि बाय द वे इनब्रीडिंग नहीं, मतलब ब्रीडिंग नहीं हो पा रही है, तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो बना करके फिर उसको इम्प्लांट कर सकते हैं, जो हम सारी टेक्निक्स पढ़ के आ चुके हैं। प्लांट कैन बी प्रोपिगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। ठीक है, सीड ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन सीड बैंक। तो ये हमारी हाई टेक्नोलॉजी के कारण ये सब पॉसिबल हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट्स, पूरी वर्ल्ड की एजेंसीज, वर्ल्ड की गवर्नमेंट काम कर रही हैं, और इसी इसमें जो है द अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। और यहाँ पे जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें 196 कंट्रीज़ ने साइन किया था, इंडिया ने भी साइन किया था। साइन 1992 में हुआ है और इंडिया बिकेम अ पार्टी इन 1994, मई 1994 में पार्टी उसको फॉलो चालू हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर इनको ये कई बार पूछा चुका है कि अर्थ समिट कहाँ हुई थी। दैट इज रियो डी जेनेरियो में, दैट इज 1992 में। इंडिया बिकेम पार्टी इन द ईयर ऑफ 1994 में। ओके, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर हुआ था, तो वो जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, 190 कंट्री प्लेस देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट, मतलब ये हुआ था कि ये हो रहा है दैट इज 2002 में, और उन्होंने ये टारगेट रखा था कि 2010 तक हम बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बहुत हद तक रोक सकें। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो सिंपल है, ये वाली जो है द अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनको याद रखिए कि ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इसके बाद हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह पढ़ेंगे, वो ग्रीन हाउस वाले जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, थैंक यू। जितने भी डेटाज हैं वो उनको बहुत अच्छे से करके याद करके एक साइड रख, कहाँ अमेज़न फॉरेस्ट में कौन कौन एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब कितने टोटल स्पीशीज़ जो हैं, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे डेटाज हैं इस टॉपिक में, वो सब आपको करना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।